आदाब, नमस्कार, जय हिंद। आप सबको आज 15 अगस्त हमारे देश की आज़ादी का दिन है, उसकी शुभकामनाएं। और उम्मीद करते हैं कि आज़ादी हमें बहुत लड़ कर के संघर्षों के ज़रिए मिली है। गांधी ने ये आज़ादी दिलाई है हमें, और उस गांधी के दिखाए रास्ते पर हमें आगे चलना है, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान को दुनिया में गांधी का देश कहा जाता है कि कैसे उसने अहिंसा के ज़रिए हमारे मुल्क को आज़ाद करवाया। तो आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मिठाई खाएं, खिलाएं और अपने आप को भी आज़ाद रखें, दूसरों को भी सुने, टॉलरेंट रहें और देश के लोकतंत्र को मजबूत करें। तो आइए अब आते हैं अपडेट पर। जो जंग का अपडेट 9 बजे हम हर रोज़ लेकर के आ रहे हैं 28 फरवरी से अब तक। अब एक क्राइसिस शुरू हो गई है जंग में, और वो क्राइसिस अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल भरी है। क्योंकि अक्सर आप सोचते हैं कि अगर जो सिपाही है, सिपाही तो मोटिवेटेड रहता है कि उसे अपने मुल्क के लिए लड़ना है, और उसके मुल्क को कोई अगर आंख उठा करके देखे तो उसको ख़त्म कर देना है। लेकिन अमेरिकी सोल्जर्स ये सोच रहे हैं कि जो ईरान के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं वो हम किसकी जंग लड़ रहे हैं। और ये सेंटिमेंट आने लगा है, क्योंकि अमेरिकी युद्धपोत जिसे कहते हैं वॉरशिप्स इंडियन ओशन में, ओमान सी में मौजूद हैं। उसमें हज़ारों सैनिक हैं, जहाज़ में हैं, और पिछले कई महीनों से हैं उस जहाज़ में, क्योंकि ईरान वॉर स्ट्रेच होता जा रहा है। अब अमेरिका ने ओमान सी में ब्लॉकेड भी कर रखा है। तो वो तमाम सैनिक हैं, वो मेंटली डिप्रेस्ड होने लग गए हैं, अवसादग्रस्त होने लग गए हैं, क्योंकि वो समंदर में है कई महीनों से, खाने की किल्लत है, उनका वज़न कम हो रहा है, अपने घर वालों को देखे कई महीने हो गए हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मोटिवेशन नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जो तमाम अमेरिकी आउटलेट्स, न्यूज़ आउटलेट्स रिपोर्ट कर रहे हैं वो काफ़ी भयावह सच है। क्योंकि ईरानी तो लड़ रहे हैं भाई, उनको पता है तो उनके देश की बात है, उनके एग्जिस्टेंस की बात है। अगर अमेरिका कह रहा है उनकी सिविलाइजेशन ख़त्म कर देगा, तो वो लड़ रहे हैं कि भाई या तो हम जीतेंगे या तो मरेंगे। पर अमेरिका की ये लड़ाई तो है नहीं, ना ही कोई अमेरिका को इमीडिएट थ्रेट था, ना ही अमेरिका पर ईरान हमला करने वाला था। लेकिन फिर भी इजराइल के चक्कर में जंग ट्रंप ने शुरू की, जिसमें वो खुद भी फंस गए हैं, और हज़ारों सैनिकों का जीवन उन्होंने दांव पे लगा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस अब्राहम लिंकन पर तैनात अमेरिकी मरीन्स वो मेंटल और फिज़िकल दोनों तरफ से तनाव के दौर से गुज़र रहे हैं। नेवी टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि जहाज़ पर तैनात 6 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिकों ने शिप से समुंदर में कूद करके जान देने की कोशिश की, क्योंकि वो इतना डिप्रेस्ड हो गए, मेंटली इतना स्ट्रेस्ड हो गए हैं। क्योंकि अब्राहम लिंकन, जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है, वो पिछले 9 महीने से पानी में है, समंदर में है। ये वॉरशिप जंग के दौरान लगातार 250 दिन से ज़्यादा बिना किसी पोर्ट पर रुके समंदर में चल रहा है। क्योंकि किसी पोर्ट पे रुका नहीं, अगर पोर्ट पे रुकते तो ये मरीन्स नीचे उतरते, बाज़ार जाते और लोगों से मिलते, खाते पीते, ये सब कुछ करते। लेकिन वो जहाज़ लगा ही नहीं किसी पोर्ट पर, तो वो समंदर में चल रहा है। अच्छा, राशन भी सीमित है, राशन की भी किल्लत है, सब सारी चीज़ें हैं, सारी समस्याओं से उनको गुजरना पड़ रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन में लगभग 5,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। और जब इनिशियली ये मिशन शुरू हुआ था नवंबर को, ये 3-3 महीने के लिए इनको जाना होता है। अब वो जो नवंबर में शुरू हुआ था, 3 महीने की बात थी, वो 3 महीने को सैन डियागो से रवाना हुआ था नवंबर 2025 में। और आज देखिए हम लोग 15 अगस्त 2026 में हैं, करीबन 8 से 9 महीने हो रहे हैं, 9 महीने हो गए हैं इनका जहाज़ चला ही जा रहा है। वो अपने घर नहीं गए, अपनी पत्नी से नहीं मिले, अपनी माँ से नहीं मिले, अपने बच्चों को नहीं देखा। कुछ के घर में क्राइसिस हो रही है, कोई किसी की माँ की तबीयत ख़राब है, किसी के पिता का इंतकाल हुआ, बहुत सारे समस्याएं हैं और इनसे जूझना पड़ रहा है। जो जानकारी है उसके मुताबिक मई में इनका असाइनमेंट ख़त्म होना था, लेकिन मई से जून, जून से जुलाई और अब अगस्त आ गया, और अभी लग नहीं रहा है कि इनका असाइनमेंट ख़त्म होने वाला है। तो अभी काफ़ी दिक्कतें हैं। ये बताया जा रहा है कि वॉरशिप में उन्हें मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है, आधा कप चावल खाने को मिल रहा है,
तमाम जो दिक्कतें हैं, जहाज़ के शावर में फंगस लग गई है, लॉन्ड्री की सुविधा नहीं मिल रही है, लंबे समय तक गर्म पानी नहीं मिल रहा है, एक समय खाने में सिर्फ आधा कप चावल दिए गए, खाने की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, साबुन, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट जैसी समस्याएं हो रही हैं। और वैसे अमेरिका कह रहा है कि भाई ऐसा कुछ दिक्कत नहीं, रक्षा मंत्री कह रहे हैं सब फेक न्यूज़ है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप से एक रिपोर्टर ने पूछा कि भाई फैमिली मेम्बर्स इन जो नाविक हैं या मरीन्स हैं उनके शिकायत कर रहे हैं, उनका बेटा परेशान है, उसका वज़न कम हो गया है। तो ट्रंप ने मना कर दिया, बोला कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्राइसिस ही नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो अगर आप अपने देश के सैनिकों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, इससे बुरी बात कुछ हो नहीं सकती। उनको बुला लीजिए, मतलब आप युद्ध लड़ क्यों रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। आप लड़ भी रहे हैं, लड़ भी नहीं पा रहे हैं, जीत भी नहीं रहे हैं और हार भी नहीं मान रहे हैं। आपने पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया है और हालात इस कदर ख़राब हो रहे हैं कि अब आपने जो जंग शुरू की उसकी चपेट में पूरा मिडल ईस्ट आ गया है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट है। इंटरेस्टिंग अपडेट ये है कि ईरान ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया है। ईरान ने पहली बार पानी के अंदर अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया है। जानकारी के मुताबिक पहली बार ईरान ने अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में 2 UAE ADNOC के 2 तेल टैंकरों को निशाना बनाया है। दोनों ने ईरान के डिजिग्नेटेड रूट पर चलने के बजाय अमेरिका ने जो रूट तय किया है उससे जा रहे थे और इसमें हमले में अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया है। ईरानी जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक टैंकरों ने ईरान के नेविगेशन निर्देशों का पालन नहीं किया था और इसीलिए अंडर वाटर इन पर ड्रोन से हमला किया गया और दोनों शिप में आग लग गई और उनकी हालत ख़राब है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि अब समंदर के अंदर से भी ड्रोन मार रहा है ईरान। तो ईरान जानबूझ के, देखिए, एक तो उनकी नतांज वगैरह में जहाँ पर भी न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको अमेरिका ढूंढ नहीं पाया है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की। एक बार वो इस्फहान में बुरी तरीके से फेल हुए, उनके कुछ जहाज़ और चॉपर्स मार दिए ईरान ने, तो वो सब सारी चीज़ें हुई और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि जो हॉर्मुज़ है उसमें अपना दबदबा बनाए रखने के लिए वो एक रूट तय कर दे रहे हैं। तो यूएई तो उनका पिट्ठू है, उनका टट्टू है, तो वो 2 जहाज़ों को क्रॉस करा रहा था जिसको अंडर वाटर मारा, क्योंकि ये लोग बोल रहे थे कि भाई आसमान में हमारा कब्ज़ा है। तो ईरान ने बता दिया कि आप ज़मीन पर कब्ज़ा कर लोगे, आसमान पर कब्ज़ा करोगे, पानी के अंदर से मारेंगे। तो ईरान के पास ये सब कुछ बचा हुआ था, लेकिन वो सही समय पर निकाल के दिखा रहा है कि आप अगर हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो अंडर एस्टिमेट मत करिए, पानी के अंदर से भी मार सकते हैं। और ये क्या होता है, जब एक जहाज़ को मारते हैं तो सारे जहाज़ों में संकेत और मैसेज चला जाता है। अच्छा, इनफैक्ट अब ईरान अमेरिकी ब्लॉकेड को भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक एक ईरानियन नेशनल VLCC सुपर टैंकर है, वो 2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल ईरान के खार्ग आइलैंड से लोड करके निकल रहा था, सैटेलाइट इमेजरी में समझ में आया है। और जब से जुलाई से ब्लॉकेड शुरू हुआ अमेरिका का, उसके बाद पहली बार इतना बड़ा टैंकर लोड करके वहाँ से निकाल रहा है और ये ईरान शायद पहला अटेम्प्ट कर रहा है कि जो अमेरिकी ब्लॉकेड है उसको तोड़ा जाए, उसकी कोशिश है। ये तो रही ईरान अमेरिका की बात। बहुत इंटरेस्टिंग युद्ध चल रहा है सऊदी और हुतीज़ के बीच। फिर से लगातार तीसरे दिन अरामको जो ऑयल रिफाइनरी है, सऊदी की एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, वहाँ पर फिर से मिसाइलों से, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। और इसके साथ साथ अंसार अल्लाह हुती, एक ही बात है, उन्होंने जो सऊदी बैक्ड मिलिशियाज़ हैं या सऊदी सपोर्ट से जो यमन में पोर्ट हैं उन पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक जो मोका टाउन है उसके अल युराश, मफराक अल मुखा और तैज़ अल होदियदा पर हुतीज़ ने अपना कब्ज़ा कर लिया है, जो कि बेहद सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। और जिस तरीके से हुती लड़ रहे हैं सऊदी से, और सऊदी अब तक उनको रोक नहीं पा रहा, डिस्पाइट उन्होंने मक्का पैक्ट किया है तुर्की और पाकिस्तान के साथ, उस पर वो अभी तक उनको कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है। तो ना ही तुर्की उनके लड़ाई लड़ने आया है अंसार अल्लाह से, ना पाकिस्तान आया है। और सबको पता है कि
अंसार अल्लाह यानी हूतीज़ ईरान के प्रॉक्सी, और ईरान ने ही उनको एम्पावर किया है, उनको टेक्नोलॉजी दी, और यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि ईरान ने ही उनको ट्रेनिंग भी दी है ताकि वो अपना मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। अब बहुत दिलचस्प बात यह है कि दिलचस्प और दुखद दोनों है कि दुनिया आंखें बंद किए हुए है कि किस तरीके का अत्याचार हो रहा है गज़ा में, और फ़िलिस्तीन में किस तरीके से जो गांव हैं फ़िलिस्तीनियों के उस पर इजरायली सेटलर्स अपना कब्ज़ा कर रहे हैं। उनको, जो फ़िलिस्तीनी वहाँ रह रहे हैं, उनको मार मार के भगाया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है। जो जानकारी मिली है कि पिछले एक हफ्ते से कुसरा एक टाउन है, वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया इजरायली सेटलर्स ने, फ़िलिस्तीनी लोगों को मार मार के भगा दिया है। इनफैक्ट अब तो यूएन भी कह रहा है कि गलत है, ये मत करिए। इनफैक्ट कुछ इंटरनेशनल एक्टिविस्ट भी पहुँचे तो उनको भी वहाँ से हटा दिया गया, अल-कुसरा पहुँचने से रोका जा रहा है। तो वो सब सारी चीज़ें हो रही है, और इजरायली सेना ये करवा रही है, खुलेआम सरेआम करवा रही हैं, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट अगर आप इज़राइल का समर्थन करते हैं तो आप उस जेनोसाइड, आपके भी खून उन हज़ारों हज़ारों लोगों के हाथ से रंगे हुए हैं जिन्हें इज़राइल ने मारा है। औरतों को, छोटे बच्चों को मारा है, पॉइंट ब्लैंक कनपट्टी पे मारा है। उसकी तो रिपोर्ट है, खैर हमारे जस्टिस मुरलीधरन ने ही रिपोर्ट बनाई है। तो वो सब सारी चीज़ें हैं। तो अब वो वहाँ पर अब इजरायली जो सेटलर्स हैं वो हमले कर रहे हैं, फ़िलिस्तीनी गाँव पे कब्ज़े कर रहे हैं, उनको लोगों को मार मार के भगा रहे हैं। और जो विश्व में मौन है, वो मौन है, जो तटस्थ हैं। इतिहास करेगा उनका भी हिसाब, और हिसाब सबका होगा। खैर बहरहाल, तो द रेड माइक पर हमने बहुत आपको सिग्निफिकेंट अपडेट्स दिए हैं। अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आए, समझ आए और कुछ लाभ मिल रहा है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, और मिडिल ईस्ट में हम क्या कुछ आ रहा है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमारी जेब पर पड़ रहा है। तेल का पूरा गणित अलग हो गया है, गणित बिगड़ गया है। सऊदी, क्योंकि इंटरनेशनल जो वाटर्स हैं या रेड सी में जो ब्लॉकेड है हूती का, उसने सऊदी का पूरा तेल नेटवर्क ब्लॉक कर दिया है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ नहीं हो पा रहा है, कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर पा रहे। तो किल्लत पैदा करने की कोशिश है, और अमेरिका को मजबूर करने की कोशिश है कि समझौता करके ख़त्म करे, वहाँ से निकले। तो अब देखते हैं कब कामयाब होता है ईरान। द रेड माइक पर ख़बरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों को रेड माइक के बारे में बताइए, उन्हें हमारे वीडियो लिंक्स भेजिए। और हम हर तरीके की ख़बरें दिन भर मेहनत करके, चाहे वो ईरान हो, सीजेपी से जुड़ा हो, हम झारखंड भी गए, वहाँ भी छात्रों की तकलीफ़ दिखाई, जो सच था वो दिखाया। तो द रेड माइक पर मेरा कमिटमेंट आपसे पहले दिन था कि जब तक एक व्यक्ति भी होगा सुनने वाला, हम सुनाते रहेंगे। पूरी जान लगा के कोशिश कर रहे हैं। आप भी अगर हमें सपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। सुपर थैंक्स, मेंबरशिप लीजिए और हमारे जर्नलिज़्म को मोहब्बत दीजिए। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।